5600, दैट इज द नंबर जितने लोगों को फायर किया जा चुका है हमारे स्टार्टअप्स, जो यंग स्टार्टअप्स हैं उनके द्वारा। वेदांतु जैसे एड टेक प्लेटफॉर्म, मीशो जैसे सोशल कॉमर्स प्लेटफॉर्म, ऑल अक्रॉस फायरिंग जारी है। मास ले ऑफ्स हो रहे हैं, मतलब काफी लोगों को एकदम से निकाला जा रहा है काम से, नौकरियां छीनी जा रही हैं। ये सिचुएशन कैसे आ गई? अगर हम 2021 की बात करें तो 42 यूनिकॉर्न्स हमारी कंट्री में जन्म हुई थी। बेसिकली यूनिकॉर्न से मतलब है जिन स्टार्टअप्स का वैल्यूएशन $1 बिलियन से ऊपर हो जाता है उनको यूनिकॉर्न बोलते हैं। और वो हमारी कंट्री में 42 हो गई थी। 42 ऐसी कंपनियां, स्टार्टअप जो हैं, उनकी वैल्यूएशन 1 बिलियन के पार चली गई थी। ये एक रिकॉर्ड है अपने आप में। और वर्ल्ड में भी हम तीसरे नंबर पे आते हैं यूएस और चाइना के बाद, नंबर ऑफ यूनिकॉर्न्स के टर्म्स में। फिर भी ऐसा क्या हो गया है कि अब ये जो स्टार्टअप का फ्लेवर है कहीं कहीं फीका पड़ता जा रहा है? जानेंगे इस वीडियो में, और इस पॉडकास्ट में बने रहिए एंड तक। सारी इंट्रिकेसीज हम देखेंगे, कैसे वीसी मनी आती है, क्या स्टार्टअप का फंक्शनिंग होती है, क्यों हो रहे हैं ये ले ऑफ, और क्या ये परमानेंट ट्रेंड रहेगा, आगे क्या होने वाला है, सब जानेंगे इस पॉडकास्ट में। बने रहिए एंड तक। एंड अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो हम हर हफ्ते आपके लिए लेके आते हैं। लेट्स फाइंड आउट व्हाट्स गोइंग ऑन इन द स्टार्टअप इकोसिस्टम। तो जैसे मैंने पहले कई एपिसोड्स में बात की है, कहानी वही है, बस किरदार अलग हो जाते हैं। कि जैसे इन्फ्लेशन बढ़ने के कारण जो सेंट्रल बैंक ने अपनी मनी पंपिंग जो शुरू करी थी, वो अब धीरे धीरे बंद होती जा रही है। हुआ क्या था कि जब मनी की सप्लाई इतनी बढ़ गई थी तो वो मनी जो है कुछ वीसी जो है वेंचर कैपिटलिस्ट इंडस्ट्री जो है उसमें भी चली गई। वेंचर कैपिटलिस्ट क्या है? बेसिकली आप समझिए आसान भाषा में, जो हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट मैनेज करते हैं अमीर लोगों के लिए। दे आर लाइक म्यूचुअल फंड मैनेजर फॉर रिच पीपल। तो वीसी मनी कुछ वैसे काम करती है। वो अलग अलग हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट करते हैं, उन स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करते हैं जिनको अंदर एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की जो है काबिलियत है, उनको नजर आती है, उनको नैरेटिव समझ में आता है, और उनको दिखाई देता है कि एक स्टार्टअप एक्सपोनेंशियली ग्रो कर सकती है। एक्सपोनेंशियल से मतलब है कि आज अगर उनकी सेल 10 करोड़ है तो अगले महीने ही उनकी सेल जो है 100 करोड़ हो सकती है, या अगले साल उनकी सेल 1000 करोड़ हो सकती है। तो ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, जो हॉकी कर्व जिसको बोलते हैं, हॉकी स्टिक कर्व, वो देखने को अगर मिलता है उनको किसी स्टार्टअप में वो पोटेंशियल, तो वो इन्वेस्ट करते हैं। और बताने की जरूरत नहीं है, दिस इज हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट। मतलब सारे स्टार्टअप्स, अगर आप 100 स्टार्टअप में इन्वेस्ट करते हैं तो उसमें से कोई 2 ही 3 जो है यूनिकॉर्न बनेगी, और बाकी आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो बिल्कुल जीरो भी हो सकता है। तो दैट इज वाई हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड स्ट्रेटजी है, अमीरों का खेल है ये बेसिकली। और जब ये पैसा आया स्टार्टअप इकोसिस्टम में, जो सेंट्रल बैंक्स ने पंप किया था, तो इंडिया में भी पहुंचा। 2021 में $38.5 बिलियन जो है इन्वेस्ट किए गए हैं स्टार्टअप इकोसिस्टम में वीसीज के द्वारा, विच इज मोर देन 3.8 टाइम्स फ्रॉम व्हाट वाज इन्वेस्टेड इन 2020। तो जो 2020 से मतलब 3.8 गुना ज्यादा ये है इन्वेस्टमेंट, 38.5 बिलियन। तो इतना ज्यादा इंटरेस्ट, इतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट हो रहा था क्योंकि आसान मनी की सप्लाई बढ़ी हुई थी, और ये पैसा फिर घूम फिर के यहाँ भी इन्वेस्ट होना शुरू हो गया। फिर जब फाउंडर्स के पास ये पैसा आता है एज इन्वेस्टमेंट, तो उन्होंने धड़ल्ले से अपना मार्केटिंग, सेल्स, कस्टमर एक्विजिशन में लगाना शुरू कर देते हैं, टेक में लगाना शुरू कर देते हैं। मतलब आप खुद देखिए, आपने नोटिस किया होगा, इतने डीप डिस्काउंट्स आपको मिलते हैं ई कॉमर्स साइट्स पे, फूड डिलीवरी पे, राइड हेलिंग पे। मतलब जो उबर, ओला, इस टाइप की कंपनीज होती हैं, वो आपको इतना डिस्काउंट, जो आपको कस्टमर को एक एक्वायर करने की कॉस्ट होती है, वो सारा ये पंप करते गए इस पैसे को, जो फंडिंग के तौर पे इनको मिल रहा था। और हमें भी फ्री चीजों की आदत लग गई थी कहीं ना कहीं। और जो ये हम पे खर्चा करते हैं, कैशबैक्स देते हैं, ये सारा पैसा कहाँ से आता है? ये वीसी मनी है जो इनको फंडिंग के रूप में मिली थी। 2022 में क्या हो रहा है? रशिया यूक्रेन की वॉर हुई,
उससे ऑयल और गैस का प्राइस बढ़ना बिल्कुल लाजमी था और वही हुआ। अब ऑयल और गैस के प्राइस बढ़ते हैं तो वर्ल्ड में इन्फ्लेशन बढ़ती है। इन्फ्लेशन और भी कई कारणों से बढ़ती है, पर ये एक मेजॉरिटी ऑफ रीजन है। एटलीस्ट हमारी इंडिया जैसी कंट्री को अगर आप देखें, इतना इंपोर्ट होता है ऑयल का, तो इन्फ्लेशन तो बढ़नी थी। उसके बाद क्या होता है, सेंट्रल बैंक्स का काम है इन्फ्लेशन को टेम करके बेसिकली कंट्रोल में रखना। तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए वो मनी सप्लाई जो उन्होंने धड़ल्ले से प्रिंट करी थी उसको चोक करते हैं, बेसिकली रोकते हैं, ताकि इंटरेस्ट रेट को बढ़ाएंगे तो लोग जो है ये हाई रिस्क एसेट्स से मूव करेंगे लो रिस्क एसेट्स में। अगर मान लीजिए आपको एफडी में ही 7-8% मिल रहा है तो आप स्टॉक्स में क्यों इन्वेस्ट करेंगे? तो सेम प्रिंसिपल यहाँ पे भी लागू होता है कि अगर आपको होम कंट्री में आपके इंटरेस्ट रेट ज़्यादा हैं तो वहीं पे आपको जो है सप्लाई आपको ऐसी इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं तो आप उसमें इन्वेस्ट करेंगे। दूसरा, जो आप कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपकी बढ़ जाती है। अगर आपको लोन लेके बिजनेस नया शुरू करना है, इकोनॉमी में और एडिशन करना है, तो उसकी कॉस्ट बढ़ जाएगी क्योंकि इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएंगे। तो उससे भी जो है सप्लाई मनी की जब शॉर्ट होती है तो डिमांड भी धीरे धीरे कम होती है और उससे इन्फ्लेशन डाउन जाता है। तो इस वर्क पे, इस प्रिंसिपल पे सेंट्रल बैंक कोशिश करते हैं इन्फ्लेशन को रोकने की। तो जब मनी, जैसे हमने बात की, मनी जब शॉर्ट सप्लाई में होती है तो जो इन्वेस्टर्स हैं अपनी प्रायोरिटीज को रीअसेस करते हैं कि मतलब वो देखते हैं कहाँ हमारी इन्वेस्टमेंट सही जगह अब लगाने की जरूरत है और कहाँ से हमें हटाने की जरूरत है। सेम चीज हो रही है वीसी वर्ल्ड में। अब वीसीज के द्वारा जो फंड रेज करना इन्वेस्टमेंट के लिए मुश्किल होते जा रहा है और उनकी जो एक्चुअल इन्वेस्टमेंट्स भी हैं वो भी कुछ ठीक नहीं कर रही हैं। उदाहरण के तौर पे टाइगर ग्लोबल जो बहुत ही बड़ा वीसी फंड है, उसकी जो इन्वेस्टमेंट है $17 बिलियन से डाउन है। जो सॉफ्ट बैंक, अनदर जापानीज फंड जो बहुत ही बड़ा स्टार्टअप में इन्वेस्ट करने वाला फंड है, वीसी फंड, उसकी जो इन्वेस्टमेंट एग्जिस्टिंग है वो 13 बिलियन से डाउन है। तो ओवरऑल मार्केट जो है बेयरिश टेरिटरी, मतलब बेसिकली ग्लूम एंड डूम की जो सिचुएशन बोलते हैं वो हो रखी है कि आपके इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी डाउन है और नए इन्वेस्टमेंट्स के लिए आप फंड रेज करने में परेशानी महसूस हो रही है। ऐसे में जो स्टार्टअप्स इकोसिस्टम के जो मेन प्लेयर्स हैं, जैसे वाई कॉम्बिनेटर बहुत ही बड़ा इनक्यूबेटर है और इन्वेस्ट भी करता है अपने स्टार्टअप्स में। इनक्यूबेटर से मतलब है वहाँ पे स्टार्टअप्स इनरोल होती हैं और उनको वो हेल्प करते हैं ग्रो करने में और उसमें थोड़ा इन्वेस्टमेंट भी करते हैं। तो वाई कॉम्बिनेटर एक बहुत बड़ा मेजर प्लेयर है। उन्होंने भी अपने जो वो न्यूज़ लेटर्स और ईमेल्स करते हैं अपने इन्वेस्टेड स्टार्टअप्स को और बाकी जितने भी वीसी फंड्स हैं, उन्होंने भी जो मैसेज दिया है उसका आप ये देखिए, उनके मैसेज को मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। इफ यू प्लान टू रेज मनी इन द नेक्स्ट 6 to 12 months, you might be raising at the peak of downturn. Remember that your chances of success are extremely low, even if your company is doing well. We recommend you to change your plan. मतलब इस तरह से बातें, जो मैसेज जो है वो काफी चेतावनी भरा है एक तरह से कि भाई संभल जाओ, आगे माहौल जो है तूफान आने वाला है और ये तो अभी कुछ भी नहीं है। तो जो एंटरप्रेन्योर्स और जो फाउंडर्स जो कैश को एक धड़ल्ले से खर्चा कर रहे थे अपने चीज़ों में, उनको ज़रूरत पड़ रही है अब अपने स्पेंड्स को कट करें, एक्सपेंसेस को डाउन लाएं, बिकॉज आगे जो फ्यूचर है वो विजिबल नहीं है, एक तरह से वो सिक्योर नहीं है क्योंकि फंड्स की कमी हो सकती है। और एक कारण इसमें यह भी रहता है फायरिंग का कि जब आपके पास मिलियंस ऑफ डॉलर हैं आपके पास अकाउंट में एज अ फाउंडर, तो अगर आपके पास 2 पोजीशंस ओपन हैं तो आप उसके लिए 10 लोगों को हायर कर लेते हैं बिकॉज आपको पैसे की कमी नहीं है। और 6 महीने बाद आप देखेंगे जो बेस्ट परफॉर्मर्स है उनको रखेंगे, बाकी सबको निकाल देंगे। और ये चीज हमें देखने को मिलती है स्टार्टअप इकोसिस्टम में। तो अगर आप स्टार्टअप ज्वाइन करते हैं तो आपको ये चीज ध्यान रखनी चाहिए कि वो भी आपके ऊपर रिस्क ले रहे हैं, आप भी उनके ऊपर रिस्क ले रहे हो और म्यूचुअल है ये मत सोच के जाइए कि वो आपको जो बोलते हैं कि मैं फैमिली है और ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं है। उनकी स्ट्रेटेजी को समझिए, उनके पास पैसा था, उन्होंने हायर कर लिए, एक 2 पोजीशन ओपन थी उस पर 10 से 15 लोग हायर कर लिए और वो उन्हीं को रखेंगे जो बेस्ट परफॉर्मर्स हैं। अगर आपकी एवरेज टाइप भी परफॉर्मेंस है आपको निकाल दिया जाएगा। तो ये चीजें ऐसे मतलब स्टार्टअप में वर्क करती हैं। और अब
जब फंडिंग नहीं आ रही है तो ये चीज़ें भी इम्प्लीमेंट करनी मुश्किल होती जा रही है। तो ये लोग अब मास फायरिंग पे आ गए हैं और जितने भी एक्सपेंसेस हैं जो एक्स्ट्रा चल रहे थे उनको दिखाई दे रहे थे, उनको कट डाउन करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इससे हम एक निष्कर्ष तो निकाल सकते हैं, मतलब एंटरप्रेन्योर्स, फाउंडर्स जो होते हैं और जो वीसीज होते हैं, वो क्यों इतना कैश बर्न करते हैं और ऐसी कंपनीज में क्यों इन्वेस्ट करते हैं जहां मतलब दे एक क्लियर पार्ट टू प्रॉफिटेबिलिटी नहीं है, मतलब आगे फ्यूचर में प्रॉफिट्स आएंगे भी कि नहीं। क्यों ये लोग इन्वेस्ट करते हैं, क्या रीजन है इसका, इसको जरा समझते हैं। तो बेसिकली जो फाउंडर्स जो हैं वो एक नैरेटिव बनाते हैं। बेसिकली आप समझिए, मतलब वीसीज को जो है ना नैरेटिव बहुत पसंद कि, और ऐसा कोई नैरेटिव नहीं, ऐसा मतलब कि कर लो दुनिया मुट्ठी में, बिल्कुल मतलब एक जो एंटरप्रेन्योर, एक फाउंडर जो होता है उसको एक स्टोरी टेलर की तरह होना चाहिए कि अपनी कहानी वो ऐसी सुना सके कि आपको समझ में आए कि हाँ ये मतलब इस पे तो इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा वरना ट्रेन छूट जाएगी। फोमो की एक फीलिंग क्रिएट करना पड़ता है फाउंडर को। और इसी नैरेटिव पे वो वर्क करते हैं कि आज भले ही हम आज अगर हम एक राइड शेयरिंग कंपनी है, कल को हम एक फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी हो जाएंगे। अगर हम आज एक वॉलेट कंपनी है तो कल को हम बैंक बन जाएंगे। आज भले ही हमारा रेवेन्यू रन रेट जो है 1 करोड़ का है, बट कल को हम यूनिकॉर्न बन जाएंगे। तो ये नैरेटिव ऐसे वर्क करता है और वीसी इसको बाय इन भी करते हैं। और वीसी वर्ल्ड में क्या है कि अगर आप एक कंपनी है जिसकी 100 करोड़ का रेवेन्यू है और उस पर आप 10 करोड़ कमा रहे हैं प्रॉफिट में के रूप में, वो उनको नहीं चाहिए। उनको चाहिए कि अगले साल अगर आप 1000 करोड़ का रेवेन्यू टच कर सकते हैं तो बात करिए, वरना मत आइए। तो अगर अगर और इवन इफ यू डोंट, एज अ फाउंडर यू डोंट बिलीव इन दिस, बट आपको यही बेचना पड़ेगा। ये कहानी जो स्टोरी टेलिंग की कला है ये आपको आनी चाहिए कि भले ही आज हमारा रेवेन्यू चाहे 1 करोड़ भी ना हो, बट अगले साल तक हम 1000 करोड़ टच कर सकते हैं। ये नैरेटिव एक बिल्ड करना पड़ता है। और अगर आप इस नैरेटिव को नहीं बेच पाते तो आपको बूटस्ट्रैप से मतलब है बेसिकली आपको खुद अपने रेवेन्यू जो नॉर्मल बिजनेस जैसे चलता है अपने खुद कमाइए प्रॉफिट और खुद ग्रो करिए, उसी से उस तरह से काम करना पड़ेगा। तो ये चीज फाउंडर्स जो हैं, एंटरप्रेन्योर जो हैं, डीप डाउन जानते तो हैं, बट उनको इस माहौल में अगर सरवाइव करना है, बेसिकली अगर आप कॉम्पीट करना चाहते हैं इस एनवायरमेंट में, तो आपके पास और कोई चॉइस नहीं बचती। और अगर आप बूटस्ट्रैप कंपनीज भी देखें, ज़ेरोदा, ज़ोहो, मतलब आपको गिने चुने एग्जाम्पल मिलेंगे जो सक्सेसफुल है। लेकिन अगर आप फंडेड कंपनी की बात करें, हजारों एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे। तो ऐसे माहौल में अगर आपको सक्सीड करना है एज ए स्टार्टअप, तो कहीं ना कहीं फाउंडर्स की भी मजबूरी हो जाती है इस वीसी मनी को अट्रैक्ट करने के लिए ये नैरेटिव बिल्ड करना। अब ये जो नैरेटिव है, डीप डाउन फाउंडर्स भी जानते हैं लॉन्ग टर्म में सस्टेनेबल नहीं होता। फेल फास्ट, लर्न फास्ट, ये सब सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन अगर आपको एक सस्टेनेबल बिजनेस बनाना है जो लॉन्ग टर्म के लिए चले, कंपनी दैट कैन आउटग्रो योरसेल्फ, मतलब आप चले जाएं लेकिन कंपनी चलती रहे, अगर ऐसी कंपनी आपको बनानी है तो लॉन्ग टर्म में ये इस तरह के शॉर्ट टर्म थिंकिंग काम नहीं करती। आप फंडिंग रेज करेंगे और उसको ऐसे धड़ल्ले से खर्च करते रहेंगे और कल को जब ये फंडिंग बंद हो जाएगी तो आपकी कंपनी बंद हो जाएगी। ये चीज लॉन्ग टर्म में सस्टेनेबल है नहीं। ये फाउंडर्स भी जानते हैं, वीसीज भी कहीं ना कहीं जानते हैं, बट शॉर्ट टर्म थिंकिंग उनको जो है मजबूर करती है इस तरह से वर्क करने के लिए। और आप खुद सोचिए, एक कंपनी साल के 100 करोड़ रुपए कैसे बर्न कर सकती है विदाउट शोइंग एनी इम्प्रूवमेंट इन बिजनेस फंडामेंटल, मतलब आपके बिजनेस में कोई इम्प्रूवमेंट भी नहीं आई और आपने 100 करोड़, मतलब एक मामूली रकम नहीं है, 100 करोड़ बहुत होते हैं एक कंपनी को खर्च करने के लिए, और खर्च करने के बाद भी ऐसी कोई इम्प्रूवमेंट आपके बिजनेस में नहीं आती। हाउ इज दिस वर्किंग? अगर उसी का नतीजा हमें देखने को मिल रहा है, आप देखिए मास ले ऑफ्स जैसे हमने बात करी वो हो रहे हैं, बैंक्रप्सी प्रोसीडिंग्स, मतलब कंपनी क्लोजर हो रही है काफ़ी सारी, और जो मीडिया में भी आपको देखने को मिलता है, इतनी स्क्रूटनी है मीडिया की भी, फाउंडर्स भी जानते हैं इस बात को। तो ऐसे में फ्यूचर क्या है? फ्यूचर आपको अगर देखेंगे तो देखने जाए तो हम, मुझे और बाकी जो वीसीज हैं इनको यही लगता है कि ये सब जो है एक पार्ट ऑफ सिस्टम, ये प्रोसेस का पार्ट है। ये मनी सप्लाई ऊपर जाएगी नीचे जाएगी ये चलता रहेगा, लेकिन वीसी मनी जो है इसी तरह वर्क करती है। आज भले ही डाउन है मार्केट,
लेकिन कल जो है उजला सवेरा जरूर होगा, क्योंकि कल नए प्लेयर्स आएंगे, नई फंडिंग आएगी, और ऐसे ही ये जो वीक प्लेयर्स हैं वो सिस्टम से निकल जाते हैं, और जो स्ट्रॉन्ग प्लेयर हैं वो सरवाइव करते हैं, वो अगले दिन दे आर रेडी टू फाइट अनदर फाइट ऑन नेक्स्ट डे। तो ये जो है वीसी मनी का इकोसिस्टम ऐसे ही वर्क करता है। भले ही हमें लग रहा हो कि आज ऐसा है, डाउन हो गया है सब कुछ, ये पहले भी हो चुका है और दोबारे। तो व्हाट डजंट किल यू मेक्स यू स्ट्रॉन्गर वाला कंसेप्ट है यहाँ पे भी। तो आपको क्या लगता है इसके बारे में, अपने विचार जरूर बताएं। और डू यू थिंक इट इज सस्टेनेबल इन लॉन्ग टर्म जो ये खेल है वीसी मनी का, एंड व्हाट आर योर व्यूज ऑन वीसी मनी एंड वीसी इंडस्ट्री? कमेंट करके बताएं, एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।